हमारे सेंसर्स हैं, हमारी आंखों के सेंसर्स हैं, सेंस कर सकते हैं, हमारे कान के सेंसर से आवाज़ को सेंस कर सकते हैं, लेकिन हम उसको इस जैसे हम अगर हम चाहें तो हम इस ब्लेड को पकड़ना चाहें, हम चाहें तो इस चॉक जैसे वेव को पकड़ लें, हम इस बॉक्स की तरह से साउंड को पकड़ लें, हम नहीं कर सकते। हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। तो आप बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एडमिशन ले लिया है AKTU के, और अब आप एक नए सिलेबस को पढ़ने जा रहे हो। आज मैं पहला लेक्चर लेने जा रहा हूँ इंजीनियरिंग फिजिक्स का। तो आज हम लोग बात करेंगे इंजीनियरिंग फिजिक्स, आपका जो पेपर है, और इसकी यूनिट नंबर 1 जो है, जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, और उस यूनिट का आज मैं इसका सबसे शुरुआती टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, इस टॉपिक में आज हम लोग बात करेंगे डिब्रॉय हाइपोथेसिस की, या डिब्रॉय मैटर वेव कॉन्सेप्ट की। इसकी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। इस टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसको मैं इसके फिजिक्स के नज़रिए से आपको बताऊंगा। जो टेक्स्ट बुक वाला तरीका है उससे थोड़ा अलग हट करके एक अप्लाइड पार्ट के साथ इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इससे जुड़े हुए जो नोट्स हैं वो आपको RGS क्लासेस ऐप पे आप जाओगे तो आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स न्यू कोर्स 26-27 सेशन का एक कोर्स मिलेगा। आप उसको क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपको यूनिट नंबर 1 का एक फोल्डर मिलेगा। उसके अंदर आपको इससे जुड़ा हुआ एक PDF नोट मिलेगा, जिसको कि आप अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड कर सकते हो। हैंड रिटन नोट होगा मेरी राइटिंग में, और फिर आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो। तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि जो आप यहाँ सीख रहे हैं क्यों, मतलब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, उसके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, और एग्ज़ाम के लिए आपको क्या रखना है, क्या लिखना है, क्या परिभाषाएं लिखनी है, कैसे अपने आंसर को फ्रेम करना है, वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो दोनों चीज़ें हैं, समझिए आप यहाँ पर मेरे साथ में, और लिखना क्या है वो आपको नोट्स की सहायता से मिल जाएगा। आप उन नोट को यूज करके, किताबों का यूज करके, और मेरे इस लेक्चर को यूज करके अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं, और अपने खुद से और अच्छा सा आंसर उसमें लिख सकते हैं। तो एक पिक्चर है इस समय आप देख रहे हो, इस समय आप स्क्रीन पर एक पिक्चर देख रहे हो। ये एक बहुत छोटे से कीड़े की कई हजार गुना बड़ी माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है। माइक्रोस्कोप आप सबने देखा होगा, आप सबने माइक्रोस्कोप देखा होगा। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होता है जिसमें लेंसेस होते हैं, आपने 12th में पढ़ा होगा ना। माइक्रोस्कोप जिसमें एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, आईपीस होती है, और एक खास तरीके से उनकी फोकल लेंथ के हिसाब से उनको रखा जाता है। तो वो उसकी अपनी मैग्नीफाइंग पावर होती है, तो वो 10 गुना 20 गुना करके ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है। लेकिन ये जो इमेज आपने देखी है अभी, एक छोटे से जीव की, कीड़ा है, बहुत छोटा कीड़ा होता है, इसकी इतनी बड़ी इमेज, तो ये नॉर्मल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से नहीं बनाई गई है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बनाई गई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बड़ी डिवाइस होती है, जो कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से कई गुना ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर की होती है। और सबसे खास बात यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसका सिद्धांत जानते हो क्या है? इसका सिद्धांत है कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है। यही सिद्धांत है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। डिब्रॉय जो मैटर वेव कॉन्सेप्ट है, इसी ने उस कॉन्सेप्ट को ओरिजिनेट किया था, जिसकी आधार पर हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काम कर रहा है। और आज की डेट में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, चाहे सॉलिड स्टेट फिजिक्स हो, सरफेस केमिस्ट्री हो, चाहे बायो साइंस हो, उसका एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है। जब हम किसी चीज़ को 10,000 गुना बड़ा होकर के देखते हैं तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें उसके बारे में पता चलती हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कोई एक नहीं है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, टनल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, रिफ्लेक्शन बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तमाम तरह के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आज की डेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और सब उसी सिद्धांत के आधार पर काम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल नहीं, एक वेव की तरह से भी बिहेव करता है, उसके अंदर तरंग का व्यवहार होता है। अब ये चीज़ जो है, जिसको हजम करना हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल बात है। यही मुझे आपको समझाना, यही मुझे आपको डाइजेस्ट करवाना है कि ये आइडिया अपने आप में बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी है, जिसमें ये कहा जाता है कि प्रकाश जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास तरंग जैसा व्यवहार होता है। ओके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें, लाइक ये आप बॉक्स है, ये मेरे पास एक बॉक्स है, इसको मैं होल्ड कर सकता हूँ। तो क्या मैं इसको ये नहीं कह सकता हूँ कि ये एक पार्टिकल जैसा है? अरे भाई, अगर हम बहुत ऊपर से देखें तो छोटे से कण के रूप में है, तो मेरे हाथ में है, हम भी तो ये एक पार्टिकल के रूप में, एक ऑब्जेक्ट के रूप में है। और ये प्लास्टिक का बना हुआ है। अब मैं आपसे कहता हूँ, ये जो प्लास्टिक का बना हुआ ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मॉलिक्यूल है। भाई, प्लास्टिक में भी क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन के सब मॉलिक्यूल होते हैं। उन कार्बन हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल होते हैं, उनके अंदर जो कार्बन है, वो एटम है, कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। ये सब आप लोग जानते हो एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से। अब मैं ये कहूँ कि इसको जिसको कि हम पकड़ सकते हैं, ये जो सबसे मूल तत्व है इलेक्ट्रॉन, वो असल में तरंग की तरह व्यवहार करता है। अब आप कहोगे सर तरंग का मतलब क्या है? तरंग का मतलब, वेव का मतलब हुआ जैसे मेरी आवाज़ क्या है? एक वेव है जो माध्यम से गुजरती है, माध्यम के पार्टिकल उसको फैसिलिटेट करते हैं उसको आगे बढ़ने में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज़ अ वेव।
तो ये क्या है? क्या आप इसको इस बॉक्स की तरह होल्ड कर सकते हैं? क्या आप अपने हाथ में लाइट को पकड़ सकते हैं या उसको तौल सकते हैं या उसको कैप मतलब उसको आप सेंस कर सकते हैं? हमारे सेंसर्स हैं, हमारी आंखों के सेंसर्स हैं, सेंस कर सकते हैं, हमारे कान के सेंसर्स हैं, आवाज़ को सेंस कर सकते हैं, लेकिन हम उसको इस जैसे हम अगर हम चाहें तो हम इस ब्लेड को पकड़ना चाहें, हम चाहें तो इस चॉक जैसे वेव को पकड़ लें, हम इस बॉक्स की तरह से साउंड को पकड़ लें, हम नहीं कर सकते। तो वो वेव जो होती है वो डिस्पर्स्ड होती है, वेव फैली हुई होती है। वेव का अपना एक वेवलेंथ होता है। भाई आप लोगों ने पढ़ा है बेसिक क्लासेस में कि अगर हमें वेव को डिनोट करना है तो मान लीजिए ये चीज़ टाइम है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो आप एक फॉर्मूला लिखते हो y = a sin ωt और इसका इस तरह का एक आप ग्राफ बनाते हो, इस तरह का ग्राफ बनाते हो और कहते हो ये एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये एक निगेटिव हाफ साइकिल है और इस पॉजिटिव हाफ साइकिल निगेटिव हाफ साइकिल को पूरा करने में जो टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड। ये आप जानते हो। ऐसे ही अगर हम इसको टाइम के साथ अगर हम डिस्प्लेसमेंट को इस तरफ डिस्टेंस को मान लें, एक्स को मान, इसको हम क्या कहें ωt साइन है, ωt हाँ खैर ये है। ऐसे ही एक और कॉन्सेप्ट होता है, इसे आप जानते हो, एक ट्रफ और एक क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हमें वेवलेंथ कहते हैं। अगर डिस्टेंस के फॉर्म में ले देंगे इस एक्स को, अगर हम इसको डिस्टेंस के फॉर्म में लें तो ये क्या कहलाता है? ये एक ये जो पूरा ट्रफ और क्रस्ट का कॉम्बिनेशन होता है, इसे हम एक वेवलेंथ कहते हैं, एक कंप्लीट वेव की लेंथ कहते हैं। और ये जो t है इसको हम 1/t कर दें तो हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। अगर इस वेव की वेलोसिटी v है तो v = फ्रीक्वेंसी टाइम लैम्डा, ये फार्मूला आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने वेव के बारे में पढ़ी हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ मास, तो आपने कहा एक मास है। मास मतलब एक ऑब्जेक्ट जिसका कुछ एक कन्फाइनमेंट है। जब कन्फाइनमेंट होगा, एक जगह पे बहुत सारा इकट्ठा होगा, तभी हम उसका मास निकाल सकते हैं। अब अगर इसका मास m है और ये v वेलोसिटी से चल रहा है तो आप p = mv कैलकुलेट कर सकते हो, मोमेंटम निकाल सकते हो। तो आपने देखा कि टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सब किसकी प्रॉपर्टी है? वेव की प्रॉपर्टी है। इस तरह से मास इंटू वेलोसिटी ये किसकी प्रॉपर्टी है? मोमेंटम की प्रॉपर्टी है। पार्टिकल जहां बात आती है वहां कन्फाइनमेंट की बात आती है। कोई चीज़ कन्फाइन होगा तभी तो आपने उसको कंसोलिडेटेड फॉर्म में कहीं पर तौल लिया, माप लिया, उसका आकार देख लिया, वॉल्यूम देख लिया, सरफेस एरिया देख लिया। और कोई चीज़ स्प्रेड है तो आपने ट्रफ क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस निकाला, ट्रफ क्रस्ट को मिला करके डिस्टेंस निकाला, आपने वेवलेंथ निकाल ली। अगर मैं कहूं कि आप इस मास का वेवलेंथ निकालो, अगर मैं कहूं इस चॉक का वेवलेंथ निकालो, आप कहोगे सर इसका मैं सरफेस एरिया निकाल सकता हूं, मैं इसका वजन निकाल सकता हूं, इसका वॉल्यूम निकाल सकता हूं, लेकिन इसका वेवलेंथ नहीं निकाल सकते, क्योंकि वेवलेंथ के लिए ट्रफ क्रस्ट वगैरह होनी चाहिए। या अगर मान लो उसको फेंका हमने, इसकी वेलोसिटी v है तो v वेलोसिटी तो मालूम हो जाएगी, लेकिन हमें ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इसके साथ नहीं जुड़ी हुई चीज़ें, वो दूसरी चीज़ें हैं, वो दूसरे तरह की हिसाब के साथ जुड़ी हुई हैं। तो मोटे मोटे तौर पर जो क्लासिकल फिजिक्स है, मतलब जो न्यूटोनियन फिजिक्स है, जो मैक्सवेलियन फिजिक्स है, उसमें हम ये कहते हैं मटेरियल या मैटर या जिसमें मास होता है, जो जगह कन्फाइन करता है, वो एक अलग तरह की एंटिटी है। जो वेव होती हैं, जिनमें वेवलेंथ होता है, जिसमें स्प्रेडिंग होती है, ये एक अलग तरह की एंटिटी है। दो अलग अलग तरह की एंटिटी हैं। लेकिन ये कह देना कि जहाँ जो इलेक्ट्रॉन जो कि एक पार्टिकल जैसा है, जिसका अपना मास होता है, आपने पढ़ा है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन जिसका एक मास होता है वो वेव भी है, वो वेव की तरह बिहेव करता है। और करता है तभी तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, और मैंने जो आपको फोटोग्राफ दिखाए हैं, ये फोटोग्राफ आज रियलाइज क्यों हो पा रहे? बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग लाइक अ वेव। नाउ दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट, दिस आई मस्ट से दिस अ ग्रेट अचीवमेंट। और ये अचीवमेंट जो था वही ही कहलाता है डी ब्रॉय मैटर वेव कंसेप्ट। इसको डी ब्रॉगली नहीं कहते हैं, इसको डी ब्रॉय पढ़ते हैं। ये डी ब्रॉय नोबल पर्सन थे ये अपने ज़माने के, तो एक राजसी परिवार के एरिस्टोक्रेट किस्म के व्यक्ति थे। तो उनके वंशावली में ऐसा नाम था, लुइस इनका एक्चुअली असली नाम था, लुइस डी ब्रॉय इनका सरनेम था। उनके राज्य के हिसाब से हम लोग ने ना मजरू सुल्तानपुरी, जोश मुरादाबादी जैसे होते, वैसा इनका कुछ नाम में सरनेम था डी ब्रॉय। तो डी ब्रॉय इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। तो डी ब्रॉय ने एक कॉन्सेप्ट दिया था। तो डी ब्रॉय ने बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट दिया था? विथ एवरी मूविंग मटेरियल पार्टिकल there is a wave nature associated. This is called the de Broglie concept of matter wave या dualism का concept है। हम लोग इस पे आएंगे, बात करेंगे। Let me tell you something which is, although it is historical, वो एक ऐतिहासिक एक हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है, but it is must to know it, जरूरी है जानना, ताकि हम अप्रिशिएट कर पाएँ कैसे हमने कंसेप्चुअली अपने आप को इवॉल्व किए हैं। आपको अभी आगे आने वाले समय में आपको इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको मैं पढ़ाऊंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। देखो कुछ चीज़ें होंगी जो सिलेबस से थोड़ा ज़्यादा मैं इसमें आपको कवर करूंगा इस पर्टिकुलर यूनिट में, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स के बीच में एक ब्रिज बनाने के लिए हमें वो चीज़ जाननी जरूरी है। लेट मी जस्ट चेक द फोकस ऑफ कैमरा। ओके, तो वो चीज़ें मुझे वहाँ पर बनाने के लिए ज़रूरी होगी, वो ब्रिज बनाने के लिए ज़रूरी होगी। तो ऐसा ही एक ब्रिज का कॉन्सेप्ट आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
तो वो मैं अभी बाद में बात करूंगा आपके साथ में। होता क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, 12th की जानकारी आपको मैं बताता हूँ, आप जरा बताइएगा, समझिएगा जो आपने पहले पढ़ा है। जो मैक्सवेल थे, जो कि आइंस्टीन से बहुत पहले थे, आइंस्टीन से पैदा होने से पहले वो काम कर रहे थे, तो मैक्सवेल ने क्या कहा था कि जो लाइट है, लाइट क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वेव होने का मतलब है उसके पास वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें, फेज, ये सारी चीज़ें होंगी, वेव है। तो अगर हम ग्राफिकली बनाएं तो साइनोसॉइडल वेव जो होती हैं वो इस तरह से बनाई जाती है, इधर भी एक्सटेंड कर रहे हैं, इधर भी एक्सटेंड कर रहे हैं, इनफाइनाइट एक्सटेंस की वेव है और इस तरह के फॉर्मूले से लिखी जाती है, ना कहीं से शुरू ना कहीं खत्म, एक इनफाइनाइट एक्सटेंट की वेव इस तरह से लिखी जाती है। अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो y = a e⁻⁰ इस तरह से भी हम इन वेव को लिखते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, मैं बताऊंगा जहाँ पे मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा। तो ये लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और अगर हम लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, मानते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, हम बता सकते हैं कि लाइट इंटरफेयर कैसे करती है, लाइट में इंटरफेरेंस कैसे होता है। क्या आपने कभी प्रकाश के इंटरफेरेंस को वास्तविक जीवन में देखा है? आपने देखा है, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है। आपने कभी किसी सतह पर, किसी सड़क पर कहीं तेल गिरा हुआ देखो, या कोई तालाब जैसा है वहाँ आप तेल गिरा हुआ देखो, तो आपको उसमें 7 रंग दिखाई पड़ते हैं, तैरते हुए रंग दिखाई पड़ते हैं। नहीं भी देखा है, साबुन को बुलबुला फुलाया होगा आपने, साबुन को बुलबुले को धूप में उड़ता हुआ देखो तो आपको उसके अंदर रंग दिखाई पड़ते हैं। तो जो रंग दिखाई पड़ते हैं, ये रंग कहाँ से आते हैं? ये साबुन के बुलबुले की जो परतें हैं, साबुन की बुलबुले की जो बाहरी परत है, अंदरूनी परत है, भले बहुत छोटी, बहुत पतली परत है, लेकिन वो इनर और आउटर सरफेस वहाँ बता सकते हैं। उन इनर आउटर सरफेस से जब सूर्य का प्रकाश टकरा के जाता है, जो कि प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो वो इंटरफेयर करता है, इसीलिए वो 7 रंग दिखाई पड़ते हैं। इसका मतलब रंग को दिखना इंटरफेरेंस का होना है, और इंटरफेरेंस को हम समझाने के लिए लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे ही पोलराइजेशन, आपने वो पोलराइज चश्मे लगाते हो, या आप 3D मूवी देखने जाते हो तो एक चश्मा लगाते हो, पोलराइजर्स हैं। फोटोग्राफर जो होते हैं तमाम तरह के लेंसेज से आगे पोलराइज लगाते हैं, झील की फोटो खींच रहे हैं, आसमान की फोटो खींच रहे हैं, तो उसमें ग्लेयर कम आए, रंग पॉपअप करके आए, ये सब भी पोलराइजेशन की सारी जुड़ी हुई घटनाएं हैं। तो आपको अगर पोलराइजेशन समझाना है तो आपको वेव नेचर मानना पड़ेगा, आपको अगर इंटरफेरेंस समझाना है आपको मानना पड़ेगा, आपको डिफ्रैक्शन समझाना है तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेव नेचर को, लाइट के प्रकाश व्यवहार को अपनाना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे प्रयोग भी हुए, ये 1890 के दौरान मैं बात कर रहा हूँ, आज से 130-135 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। तो उस समय क्या हुआ, ऐसे प्रयोग हुए जिनको अगर हम प्रकाश को तरंग मान के कहें, प्रकाश वेव है, इसके हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो हम नहीं कर पा रहे थे। उसमें जो सबसे मजबूत एक्सपेरिमेंट था उसे कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम समझाने की कोशिश तो कर रहे थे, वेव की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को मान करके लिनर्ड ने करने की कोशिश भी की, लेकिन वो पूरी तरह से असफल हुए। क्यों? क्योंकि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बता रही थी प्रकाश के बारे में, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फिट नहीं बैठ रहा था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो ऑब्जर्वेशन दिख रहे थे, लिनर्ड ने जो उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाया, देखा था एक्सपेरिमेंटली, वो सब हमको फिट नहीं बैठ रहे थे। तो थ्योरी ऐसा लग रहा है थ्योरी इनकम्प्लीट है, या थ्योरी कुछ और कह रही है, एक्सपेरिमेंट कुछ और कह रहे हैं। ऐसे में आइंस्टीन आते हैं, और आइंस्टीन क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि चलो मान लो प्रकाश तरंग नहीं है, प्रकाश कणों जैसा है। ये मानना अपने आप में बड़ा क्रांतिकारी था, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा अलग से कोई प्रयोग नहीं था जो इस बात का सबूत दे रहा था कि प्रकाश को कणों जैसा मान लिया जाए, प्रकाश को पार्टिकल की तरह से मान लिया जाए। बस वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था जिसको एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टीन का एक आइडिया था। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप पानी को लीजिए, हवा में उछालिए, अगर आप पानी को हवा में उछालेंगे तो छोटी छोटी बूंदों में टूट जाता है। अब मैं आपसे कहूँ, वो जो बूंद हैं उनकी दीवारें किसकी बनी है? पानी की बनी है। उस दीवारों के बीच में क्या भरा है? पानी भरा है। तो हर बूंद एक पानी का पैकेट है जो हवा की मौजूदगी की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से एक आकार ले रहा है। ऐसे ही आप सोचो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी पैकेटों के रूप में चल रही है। एक पैकेट बन गए, जैसे पानी की बूंद है ना, बूंद क्या है? एक पैकेट है, वाटर पैकेट है, वाटर मॉलिक्यूल का पैकेट है, ठीक है। वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सरफेस टेंशन, ये सब रोल प्ले करता है। लेकिन कुछ कुछ वैसा ही सोचने की कोशिश करो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा छोटे 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 पैकेटों के रूप में है, जिसको कहा गया एनर्जी क्वांटा। तो आइंस्टीन क्या कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि जिसको आप जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप कह रहे हो, उसके पास कैसा व्यवहार है? पार्टिकल व्यवहार है, पार्टिकल नेचर है। और इसको जब मानोगे तभी आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाओगे। अलावा लोगों ने बहुत प्रयास किया, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो अगर हम ये मान रहे हैं आइंस्टीन की बात सही है, और सही थी ही भाई, एक उनके सामने एविडेंस तो था ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, तो फिर हम क्या कहेंगे कि हाँ भाई, प्रकाश जो है उसके पास दोहरा व्यवहार होता है, क्योंकि वो इंटरफेरेंस को भी तो शो कर रहा है
और वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी शो कर रहा है। इसका मतलब है लाइट के पास डुअल बिहेवियर है, इट मे बिहेव एज अ वेव, इट मे बिहेव एज अ पार्टिकल। अब अगर आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आता हो कि आखिर ये लाइट कैसे तय करती है, प्रकाश ये फैसला कैसे करती है कि कब उसको व्यवहार करना है एक वेव के रूप में, कब उसे व्यवहार करना है एक पार्टिकल के रूप में, तो ये एक बहुत ही पुरानी थ्योरी है, बहुत ही डेवलप्ड थ्योरी है। इसके बारे में बहुत सारा काम हुआ है, डीकोहेरेंस, इंटेगलमेंट, बहुत कुछ है इसके ऊपर काम करने का। अभी आप उसमें मत फंसिएगा। जिज्ञासा होगी, ठीक है, वो अच्छी बात है, बुद्धिशाली व्यक्तियों की पहचान होती है जिज्ञासा, लेकिन अभी हम उसको वहीं पर विराम देते हैं। तो ये कहा गया जिसको हम वेव कह रहे हैं उसके पास पार्टिकल व्यवहार होता है। ये बात आइंस्टीन ने कब कही थी भाई? ये बात आइंस्टीन ने कही थी 1905 में। और 1905 की इस बात को हम आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन कहते हैं, आइंस्टीन की थ्योरी कहते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, जिसके लिए आखिर में इनको 1921 में आई थिंक नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। लेकिन 1905 से लेकर के 1924 तक का 19 साल का समय बीत गया। 1924 में डिब्रॉय जो होते हैं वो पाओ लैंजुआ एक बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं, मैडम क्यूरी के समकालिक होते हैं। तो पाओ लैंजुआ के पास आते हैं और पीएचडी करते हैं, पीएचडी के लिए काम करते हैं, और अपने पीएचडी के काम में वो एक पब्लिश करते हैं, एक थ्योरी पब्लिश करते हैं, और उस थ्योरी को वो लैंजुआ के सामने रखते हैं कि सर देखिए, मैंने पीएचडी करने के लिए मैंने थ्योरी प्रपोज की है, क्या ये सही है? वो थ्योरी पढ़ते ही लैंजुआ का दिमाग उड़ जाता है। इवन पूरी कमेटी, जो पीएचडी कमेटी होती है, वो बहुत ही परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जो थ्योरी थी, वो जो लैंजुआ की थ्योरी थीसिस थी, बहुत ही महीन, बहुत ही पतले, मतलब कुछ पन्नों की थीसिस थी, वो कुछ ऐसा कह रही थी जो या तो बिल्कुल पागलपन वाली बात थी या कुछ ऐसा थी जो दुनिया को बदलने वाली बात। लैंजुआ वॉज वेरी अपसेट एंड वेरी कंफ्यूज कि अगर, अब वो ये सोच रहे थे, अगर मैं कमेटी का हेड होने के नाते, सुपरवाइजर होने के नाते, अगर मैंने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया तो इसका कैरियर खत्म हो जाएगा, मतलब ये तो खत्म हो जाएगा, इसको डिग्री नहीं मिलेगी, कोई इसको सीरियसली नहीं लेगा। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है किसी जीनियस को मैं खत्म कर दे रहा हूँ। ऐसी स्थिति में सबको बस खाली एक ही रास्ता आता है लैंजुआ को। लैंजुआ तुरंत कॉल करते हैं आइंस्टीन को। अब वो पेरिस में है, वो बर्लिन में है, आइंस्टीन बर्लिन में है, ये पेरिस में। कॉल करते हैं आइंस्टीन को। आइंस्टीन से कहते हैं कि मेरे पास एक थ्योरी है जो डिब्रॉय की है। हालांकि डिब्रॉय का जो बड़ा भाई था वो हिस्ट्री का कुछ आदमी था, हिस्ट्री में थे, हिस्ट्री की तरफ उसका रुझान था, तो आइंस्टीन कुछ आइडिया तो था, लेकिन लुइस क्या कर रहा है उसके बारे में उनको आइडिया नहीं था। तो लैंजुआ ये कहते हैं कि लुइस ने एक थ्योरी बनाई है जिसमें वो ये कह रहा है कि जो आपने कहा था कि जो वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके पास पार्टिकल बिहेवियर होता है, तो वो आपकी थ्योरी को उसने उलट दिया है। लैंजुआ कहते हैं कि डिब्रॉय ने आपकी थ्योरी को उलट दिया है, और वो ये कह रहा है कि जो पार्टिकल होता है वो वेव की तरह बिहेव करता है, और उसने उसका कैलकुलेशन भी किया है और एक मैथमेटिकल फार्मूला भी निकाल के रखा है। और मैंने वो पेपर आपको भेजा है, आप जरा अपने ऑफिस, आप अपने डेस्क पर चेक करिए। आइंस्टीन को एक मेल मिलती तो है, चिट्ठी, लेकिन उसको खोल के देखते नहीं है। उसी फ़ोन को रख करके वो जाते हैं और तुरंत ही वो लिफाफा फाड़ते हैं, और उनके सामने उस थ्योसिस की बहुत मोटी नहीं थी, कुछ ही पन्नों की थी, उसको देखते हैं फ़ोन पे ही, और लैंजुआ से कहते हैं कि इसको तुरंत, ही इज़ ए जीनियस, इसने ब्रह्मांड के रहस्यों की एक अनसुलझी कड़ी खोज ली है। इसने जो खोजा है, मैं से कैलकुलेशन देख रहा हूँ, और फर्स्ट इंप्रेशन या कैलकुलेशन कहता है कि इसने कुछ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें खोजी है, इसको अवार्ड करो, डिग्री, मतलब ये कुछ ऐसा है जो माइंड ब्लोइंग है, और मुझे समय निकाल करके इसको समझना है, आई हैव टू एक्सप्लोर दिस। जब आइंस्टीन उसको कहते हैं, तो आइंस्टीन कही बात तो कमेटी के लिए नियम जैसी थी, और अल्टीमेटली होता वही है। 1924 में डिब्रॉय की इस थ्योरी को उनको अवार्ड होती थीसिस, और इसकी मतलब इम्पैक्टनेस ये होता है कि 1929 में डिब्रॉय को नोबेल प्राइज़ मिलता है। आप समझ रहे हो, आइंस्टीन को 1905 में थ्योरी आई, 1921 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। कितना लग गया साल, 16 साल लग गए उनको, उनकी काम को रिकग्नाइज करके, आइंस्टीन के काम को रिकग्नाइज करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उनको पुरस्कार देने में। लेकिन लैंजुआ के इस स्टूडेंट डिब्रॉय की थ्योरी को मात्र 5 सालों में ही इसने अपनी इतनी धाक जमा ली इस थ्योरी ने कि उस दुनिया के उस कमिटीज़ को जो कि पीएचडी के लिए अटकाए थे, उनको नोबेल पुरस्कार दे रहे थे। यहाँ मैं नोबेल पुरस्कार को सिर्फ ऐसे ले रहा हूँ कि इम्पैक्टनेस को शो करने के लिए। ऐसा नहीं है कि दुनिया के सारे इम्पैक्टफुल कामों को नोबेल पुरस्कार मिला ही मिला है, लेकिन ये एक तरह का हम पैरामीटर मान सकते हैं। तो ये पुरस्कार था। तो क्या थी डिब्रॉय की थ्योरी? तो डिब्रॉय ने कहा था, अगर मैं इसका स्टेटमेंट लिखना चाहूँ, अगेन आपको नोट्स में वो सब कुछ मिल जाएगा, इसका स्टेटमेंट लिखना चाहूँ तो आप इसका स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हो, विथ एवरी मूविंग माइक्रोस्कोपिक मटेरियल पार्टिकल। हालांकि यहाँ पर हो सकता है कुछ चीज़ें मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक तो मैं माइक्रोस्कोपिक मटेरियल भी कह रहा हूँ, पार्टिकल भी कह रहा हूँ, बट इट इज़ एक्सेप्टेबल इन द लिटरेचर। विथ एवरी मूविंग माइक्रोस्कोपिक मटेरियल पार्टिकल अ वेव नेचर इज
associated. A wave with every moving microscopic material particle, a wave nature is associated. तो हर गतिमान बहुत ही सूक्ष्म पदार्थ जो है पार्टिकल है उसके साथ एक तरंग व्यवहार जुड़ा हुआ होता है। बहुत ही फिलोसफिकल सा ये एक सिद्धांत है, बहुत ही फिलोसफिकल सिद्धांत है यहाँ पर। और इस सिद्धांत के पीछे जो लॉजिक जिसके ऊपर डी ब्रॉय ने अपना पूरा कंसेप्ट बिल्ड किया था वो ये था कि नेचर लव्स सिमेट्री। नेचर लव सिमेट्री, इसका मतलब क्या है? डी ब्रॉय ने कहा कि अगर प्रकृति ने ऊर्जा तो प्रकृति का हिस्सा है। अब फिलोसफिकली मैं यहाँ पर आपके सामने आ रहा हूँ, फिलोसफिकली इसको मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। जैसे ये जो नेचर है, ये जो पूरा अखिल ब्रह्मांड है, ये मान लो एक तरह का मदर जैसा इसका व्यवहार है, माँ जैसा इसका व्यवहार है। प्रकृति को मैं यहाँ पर माता के तुल्य मान रहा हूँ। माता के तुल्य मानने का मतलब क्या है? माता का मतलब क्या हुआ? जैसे माता जो होती है वो स्वार्थहीन होती है। माता किसी स्वार्थवश काम नहीं करती हैं। माता के अगर 10 पुत्र हैं तो वो पूरा प्रयास करती हैं 10 पुत्रों को बराबर, 10 पुत्र पुत्रियाँ जो भी उनके बच्चे हैं उनको बराबर मात्रा में प्यार दें, लाड दुलार दें, संरक्षण दें, केयर दें, सुरक्षा दें। ये माता की मूल प्रवृत्ति है। तो प्रकृति भी एक माता है, वो भी हर चीज़ को समान रूप से, ऊर्जा का भी वो समान रूप से वितरण करती है। और इससे जुड़ा हुआ एक इक्विपार्टीशन थ्योरम भी है। थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के अंदर, थर्मोडायनेमिक्स की ब्रांच के अंदर हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसे कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विपार्टीशन थ्योरम, जो ये बताता है कि हर डिग्री और फ्रीडम को बराबर ऊर्जा मिलती है अपने डायनेमिक्स को परफॉर्म करने के लिए। है वो दूसरी बात हो गई। तो अगर नेचर के अंदर ऊर्जा है, जैसे अगर मैं इस बात को कहूँ तो नेचर में क्या है? एनर्जी इज एवरीवेयर। आप चाहे मास, अगर मैं कहूँ कोई चीज़ मास है, उसमें भी एनर्जी है। आइंस्टीन ने 1905 में एक फार्मूला दिया था, E = mc²। ये फार्मूला क्या कहता है? C तो कांस्टेंट होता है भाई। C का मतलब क्या है? 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, यानी 9 × 10⁻16 मीटर पर सेकेंड, जो कि कांस्टेंट होता है। तो अगर E बराबर लिख लें और कांस्टेंट को हटाएं, मतलब C² मतलब ये नंबर ये हटा दे, प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा दे, तो मास हो जाएगा। तो E = mc² फार्मूला ये कहता है कि किसी पदार्थ, किसी ऑब्जेक्ट के पास अगर मास है तो ये मास का होना इक्विवेलेंट है एनर्जी का होना। एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू मास एंड मास इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर वेलोसिटी नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है, सिर्फ मास है, तो मास होने की वजह से भी उसके पास एक एनर्जी होगी। इसे कहते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस सिद्धांत। और ये तमाम न्यूक्लियर फिजिक्स के एक्सपेरिमेंटों से इसको प्रूफ हो चुका है। तो E प्रोपोर्शनल टू मास, यानी जहां मास है वो मास का होना एनर्जी के होने जैसा ही है। तो अगर मैं कहूं कि प्रकृति में जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसके 2 तरह के बंटवारे हुए हैं। 2 तरह के बंटवारे कैसे बंटवारे हुए हैं? एक वो बंटवारा है जिसमें मास आपको दिखता है, जैसे चौक, हम सब में मास है। तो मास होने का मतलब है इसके पास भी एक तरह की एनर्जी है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मुलेशन। तो ऐसे सभी चीज को हम क्या नाम देते हैं? मैटर। मैटर का मतलब क्या हुआ? हर वो पदार्थ इसको मैटर हिंदी में कह सकते हो, तत्व जिसको कह सकते हो, जिसमें मास होता है, जगह घेरता है, सारे गुण दिखाता है। दूसरा क्या है? दूसरा जो है वो है वेव। दूसरा गुण क्या है एनर्जी का? वेव, अदृश्य है। जैसे साउंड वेव है, आपके पास लाइट वेव है, लाइट वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को हिसाब से काम कर रहा है, इंटरफेरेंस शो कर रहा है, डिफ्रैक्शन शो कर रहा है, पोलराइजेशन शो कर रहा है। ठीक है, ये लाइट का व्यवहार है। तो अब आइंस्टीन क्या कहते हैं? जिसको हम आज तक वेव मानते आए हैं उसके पास कैसा व्यवहार है? उसके पास पार्टिकल का व्यवहार है। सबूत क्या है इसका? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो डी ब्रॉय कहते हैं प्रकृति ने अगर वेव वाले हिस्से को, जहाँ वेव है उस वाले हिस्से को अगर इस तरह का डुअल बिहेवियर दिया, इसको डुअलिज्म कह सकते हैं ना, द्वैध व्यवहार, डुअल व्यवहार, वेव है पार्टिकल दोनों का व्यवहार शो कर रहा है, तो क्या ऐसा यहाँ नहीं दिया होगा? क्या जिसको अभी तक हम वेव कहते आए हैं, अगर उसके पास पार्टिकल जैसा गुण है, डुअलिज्म है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है जिसको आज तक हम मैटर कहते आए हों, पार्टिकल कहते आए हों, उसके पास भी वेव बिहेवियर होगा? इस एक सवाल ने एक कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। और चूंकि नेचर सिमेट्री करती है, तो प्रकृति ने अगर ऊर्जा के एक हिस्से के साथ ये डुअलिज्म दिया है, तो यहाँ उसने भेदभाव नहीं किया होगा, उसने मैटर के साथ भी डुअलिज्म का व्यवहार जोड़ा होगा। ये होगा, इसीलिए इसको कई बार, इस होगा के लिए इसको हम कई बार डी ब्रोगली हाइपोथेसिस भी कहते हैं। डी ब्रॉय की परिकल्पना थी। अब परिकल्पना और कल्पना में थोड़ा सा अंतर होता है। परिकल्पना किसी तर्क पे आधारित होती, किसी प्रेडिक्शन पे आधारित होती, कल्पना में कई बार
मन घड़ंग बातें ज़्यादा होती हैं। तो डे ब्रॉय हाइपोथेसिस, तो डे ब्रॉय ने इसी कॉन्सेप्ट को देते हुए उन्होंने कहा कि जो आप मैटर कह रहे हो इसके पास भी व्यवहार वेव बिहेवियर होना चाहिए था, और इस वेव बिहेवियर को उन्होंने क्या नाम दिया, मैटर वेव। और यहीं से ये स्टेटमेंट निकल के आता है, विथ एवरी मूविंग माइक्रोस्कोपिक मटेरियल पार्टिकल, पार्टिकल मतलब मटेरियल, मैटर, विथ एवरी मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अ वेव नेचर मस्ट बी एसोसिएटेड। ये उनकी परिकल्पना थी, एक उनका तर्क था। अब जब तर्क आया तो लोगों ने कहा कि मिस्टर डे ब्रॉय, डू यू हैव एनी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस? ऐसा ही खाली हवाबाजी आप कर रहे हो क्या? इसके पीछे कोई तर्क है, कोई प्रयोग है, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है, कोई और किसी तरह से क्या इसको साबित किया जा सकता है? डे ब्रॉय वॉज अनआंसर्ड एट दैट टाइम, बिकॉज सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन आइंस्टीन के बैकअप करने के बाद, आइंस्टीन के सपोर्ट करने के बाद दुनिया के लोगों का ध्यान उस तरफ गया। और यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा दो ऐसे ग्रुप का। आपने जे जे थॉमसन का नाम सुना होगा। जे जे थॉमसन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल खोज की थी। उनका पुत्र थे जीपी थॉमसन। जीपी थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया फॉन लाओ के सुझाव से, और उसमें वो क्रिस्टल्स के ऊपर एक्सरे गिराते थे, इलेक्ट्रॉन बीम गिराते थे, और उसके डिफ्रैक्शन पैटर्न को उन्होंने देखना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ डेविसन एंड जर्मर दो लोग थे, इन्होंने भी निकल क्रिस्टल के साथ कुछ इलेक्ट्रॉन बीम के प्रयोग करने शुरू किए। और संयोग कहिए, भाग का साथ कहिए, या बुद्धिमत्ता कहिए, जो भी आप कहिए, इन दोनों लोगों ने, दोनों गुटों ने, जीपी थॉमसन ने उधर इंग्लैंड में आई थिंक, और डेविसन जर्मर ने दूसरी तरफ यूके में, सॉरी यूएसए में, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट देयर लोकेशन, बट ऐसा ही कुछ था, एक दूर दूर थे, दो अलग अलग कॉन्टिनेंट में थे। इन लोगों ने जो खोजा वो एक ही चीज़ थी। जीपी थॉमसन और डेविसन जर्मर, इन लोगों ने अलग अलग क्या खोजा कि हाँ, डे ब्रॉय की बात सही है। डे ब्रॉय का ये कहना कि हर मटेरियल पार्टिकल के साथ एक वेव बिहेवियर जुड़ा होता है, दिस इज इन फैक्ट अ ट्रुथ, इट्स 100% ट्रुथ। और उसी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बाद डे ब्रॉय को 1929 में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और उसके कुछ समय बाद इन डेविसन जर्मर, डेविसन और इनके ग्रुप और जीपी थॉमसन को भी बांट करके वो पुरस्कार मिलता है, नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि एक कॉन्सेप्ट, एक थॉट, फिलॉसफी का थॉट, एक चाहिए वाली कंडीशन, एक हाइपोथेटिकल हाइपोथेसिस वाली कंडीशन एक्चुअल में एक रियलिटी बन करके हमारे सामने आती है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ होती है, और आगे जा करके इसी एक सिद्धांत के आधार पर, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया लेक्चर के, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होती है, जो कि आज के ज़माने में इंजीनियरिंग का एक सहकार माना जाता है, एक अद्भुत मशीन मानी जाती है, जो कि बेहतरीन एक्यूरेसी के साथ काम करती है। लेकिन सिद्धांत उसका क्या है कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है, इसी आधार पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काम करते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको इसके बारे में डिस्कस नहीं करना है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा सा फिलोसफिकल रहे, थोड़ा थ्योरेटिकली देखा, थोड़ा हिस्टोरिकल एविडेंसेस को देखा, कुल मिला के मोटे मोटे तौर पर चीज़ों को कंसोलिडेट करने की कोशिश की कि हाँ, जो विचार थे किस तरह से एक के साथ जुड़े रहे, और कैसे आइंस्टीन उसमें अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। आने वाले वीडियो में प्यारो हम लोग इसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे। आखिर सिर्फ ये थ्योरी ही नहीं थी, जैसे मैंने बताया था, लैंजमा ने जो फ़ोन किया था आइंस्टीन को, तो लैंजमा ने कहा था कि सर, हमने सिर्फ, डे ब्रॉय ने सिर्फ थ्योरेटिकल प्रेडिक्शंस नहीं दिए हैं, बल्कि उसने एक मैथमेटिकल फार्मूला भी दिया है। उस मैथमेटिकल फार्मूले की बात हम लोग आगे करेंगे, जो कि बेसिकली कैसा था, जो कि बेसिकली था लैम्डा इज इक्वल टू h/p, या लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। यहाँ पर जो h है इसे कहा जाता है प्लैंक कांस्टेंट, और p इज़ द मोमेंटम। आखिर ये सिद्धांत जो था, ये डे ब्रॉय ने कैसे निकाला, इस सिद्धांत, इस फॉर्मूले को आने के लिए कैसे उन्होंने आइंस्टीन की रिलेटिविटी सिद्धांत का सहारा लिया, और कैसे इस सिद्धांत के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो तो एक वेव बिहेवियर शो करता है, लेकिन अरबों इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना हुआ चॉक का टुकड़ा क्यों वेव बिहेवियर नहीं शो करता, क्यों हम इसको ऐसे पकड़ सकते हैं, क्यों इसके साथ वेव बिहेवियर नहीं है। तो डे ब्रॉय हाइपोथेसिस क्यों माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ऊपर तो पूरी 100% एफिशिएंसी के साथ काम करता है, लेकिन अगर ये मटेरियल पार्टिकल, जैसे कि ये मैक्रोस्कोपिक हो जाए, माइक्रो की जगह पर अगर ये मैक्रो हो जाए, तो आखिर क्यों काम नहीं करता। ये सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं, सोच के स्तर के सवाल हैं। इनको हम लोग अपने अगले क्लास में कवर करेंगे, और साथ ही साथ कुछ 4-5 तरह के फॉर्मूले भी वहाँ पर काम देखेंगे, और उन फॉर्मूलों पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे जिनको कि हम एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारे पास डे ब्रॉय हाइपोथेसिस की थ्योरी हो जाएगी, कंसेप्चुअल बिल्डअप हो जाएगा, मैथमेटिकल डेरिवेशंस हो जाएंगे, और न्यूमेरिकल का हिस्सा हो जाएगा, और आपका ये पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम कॉन्क्रीट की तरह स्ट्रॉन्ग आपके सामने आ जाएगा।
तो मिलिए अगली क्लास में, और आप सपोर्ट अपना बनाए रखिए, हाइप करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, अपने ग्रुप पर इसको मेंशन करिए, और ताकि हम लोग और अच्छे से काम करके आपके सामने अच्छे से अच्छी चीज़ें लेके आ पाएँ। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।